हेलो दोस्तों, दिस इज़ कृष्णा वशिष्ठ और आप मुझे सुन रहे हैं मेरे अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टैट्स ग्रुप पर। और आज हम करेंगे 2017 का टीजीटी क्वेश्चन पेपर एचटेट, जहां पे मैं डिस्कस करने वाला हूं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी। और स्टार्ट करेंगे 1 से लेके 15 तक करेंगे। 1 से लेके 15 क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, तो आप देखते रहिए। और सारे क्वेश्चन के जो आंसर हैं विद कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊँगा। आई विल नॉट टेल यू ओनली द आंसर, बट जो ऑप्शंस हैं, यानी कि 4 ऑप्शंस होते हैं, सारे ऑप्शंस को अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे, साथ साथ में आप अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहना। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए सब ऑर्डिनेट लॉ गिवन इन ट्रायल एंड एरर। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन समझना आपको बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कि निम्न में से कौन सा प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का गौण नियम नहीं है। देखो, सबसे पहले आपको ये देखना है कि यहाँ पे ट्रायल एंड एरर थ्योरी की बात की है। ट्रायल एंड एरर थ्योरी की बात हो रही है। अब ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो है बेसिकली किसने बनाई थी, वो बनाई थी E.L. थॉर्नडाइक ने, सभी को पता है, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रयास एवं त्रुटि। मतलब प्रयास करते रहो, एरर होंगी, लेकिन एरर से आप जो है सीख जाओगे। ठीक है, अब E.L. थॉर्नडाइक ने जब अपनी थ्योरी बनाई थी तो उसमें उन्होंने प्राइमरी लॉ दिए थे। सबसे पहले क्या दिए थे? प्राइमरी लॉ। अब प्राइमरी लॉ 3 प्रकार के दिए थे। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। एक तो दिया था लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम। ठीक है, सेकंड लॉ है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, और तीसरा लॉ है लॉ ऑफ इफेक्ट। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ एक्सरसाइज का मतलब है अभ्यास का नियम, और तीसरा है प्रभाव का नियम। तो तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, और आपका तीसरा क्या है? प्रभाव का नियम। तो ये 3 प्राइमरी लॉ है। अब इनके भी अपने सब ऑर्डिनेट लॉ हैं, जिसको यहाँ पे सब ऑर्डिनेट बोला गया है। अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा सब ऑर्डिनेट लॉ नहीं है। तो क्वेश्चन आप ऑप्शन नंबर 3 पे देखो। ऑप्शन नंबर जो 3 है वो अभ्यास का नियम, क्योंकि अभ्यास का नियम जो है वो प्राइमरी लॉ है। ठीक है, क्या है? प्राइमरी लॉ। तो ये मेन लॉ है, ठीक है, जो कि दिया हुआ है ऑप्शन बना के। तो यही एकमात्र ऐसा लॉ है जो कि सब ऑर्डिनेट लॉ नहीं है, बल्कि मेन लॉ है। ठीक है, बाकी जो 3 है वो सब ऑर्डिनेट लॉ हैं। बात आ गई समझ में आपको? ठीक है, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। इसको मैं क्लियर कर देता हूं। और सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है। अकॉर्डिंग टू प्याजे, द एज रेंज ऑफ सब स्टेज मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेंसरी मोटर स्टेज इज। प्याजे के अनुसार संवेदीकामक चरण के उपचरण मानसिक निरूपण प्रतिनिधित्व की आयु क्या है? बेसिकली देखो, मैं आपको बताता हूँ, आपको मैं क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले आपको मेंटल रिप्रेजेंटेशन समझना बहुत ज़रूरी है। मेंटल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि भाई प्याजे ने जब अपनी थ्योरी बनाई थी तो उसमें एक कॉन्सेप्ट डाला था स्कीमा का। उन्होंने बनाया था स्कीमा को, आप याद कर सकते हो BBB से। बिल्डिंग ब्लॉक बेसिकली आपके क्या होते हैं? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, जिनके थ्रू बच्चे जो हैं अपने शब्द को उन स्कीमास के अंदर भंडारण करके और एनवायरनमेंट को सीखने की कोशिश करते हैं, एनवायरनमेंट को अडप्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली वो है मेंटल रिप्रेजेंटेशन स्टेज। ठीक है, और ये सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर होती है। तो आप सबसे पहले ये आप सबसे पहले ये देखें कि सेंसरी मोटर स्टेज जो है, सबसे पहले हम देखेंगे बर्थ टू 1 मंथ। देखो, जब बच्चा 1 साल का होगा तो उसका मेंटल रिप्रेजेंटेशन होगा। ठीक है, उसकी सेंसेस सही से काम भी नहीं करेगी उस टाइम। तो 4 से 8 मंथ, 8 से 12 मंथ, तो ये कोई सा भी ऑप्शन इसका नहीं है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, कम से कम बच्चे को 18 माह से 2 वर्ष का एक समय चाहिए होता है मेंटल रिप्रेजेंटेशन को बेसिकली बनाने में। और मेंटल रिप्रेजेंटेशन मतलब स्कीमा वो अपने अंदर बनाता है। ठीक है, स्कीमा के थ्रू वो एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करने की कोशिश करता है। सभी आपने पढ़ा हुआ है। तो रेंज कौन सी है? 18 महीने से 2 साल के बीच की रेंज। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, द साइकोलॉजिस्ट हु ट्राई टू डेवलप ए लर्निंग थ्योरी यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ टोपोलॉजी। टोपोलॉजी क्या है? देखो, क्वेश्चन समझो ध्यान से। मनोवैज्ञानिक जिसने गणित की एक शाखा टोपोलॉजी के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए अधिगम सिद्धांत विकसित करने का प्रयास किया है, वह कौन है? ठीक है, आपको नाम बताना है कि जिन्होंने बेसिकली टोपोलॉजी से लर्निंग अधिगम जो आपका होता है उसके सिद्धांत बनाने की कोशिश करी थी। कहाँ से बनाने की कोशिश करी थी? प्रिंसिपल ऑफ टोपोलॉजी।
ठीक है, यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ टोपोलॉजी। टोपोलॉजी एक मैथमेटिक्स की ब्रांच होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि कर्ट लेविन ने सबसे पहले ये काम करके दिखाया था। और बात करते हैं सिगमंड फ्रॉइड की, तो सिगमंड फ्रॉइड जो है ना, इनको फादर ऑफ साइको एनालिसिस कहा जाता है, ठीक है, जिन्होंने साइकोएनालिसिस थ्योरी बनाई थी। उसके बाद विलियम जेम्स अमेरिकन फिलोसफर थे। स्कीनर एक बिहेवियरिस्ट थे जो कि बिहेवियरिज्म के अंदर फेमस थे, ठीक है। तो कर्ट लेविन जो है इसका राइट आंसर है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ चिल्ड्रन which of the following is not an example of children with special needs as per RPWD Act 2016। ठीक है, तो आपको देखो सबसे पहले क्वेश्चन को समझो ध्यान से। RPWD एक्ट, देखो RPWD एक्ट क्या होता है? राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट। ये एक प्रकार का ऐसा एक्ट है जो दिव्यांगों के लिए बनाया गया है, जो कि हैंडीकैप बच्चों के लिए बनाया गया है। इसके अंतर्गत वो बच्चे आते हैं जिनको विशेष आवश्यकता चाहिए होती है, ठीक है, चाहे वो एसिड मामले के शिकार हों, चाहे वो मस्तिष्क ब्रेन से रिलेटेड उनको कोई डिसेबिलिटी है, या फिर विजुअल इम्पेयरमेंट है, उनको हीयरिंग इम्पेयरमेंट है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं। और इसको 2016 में बनाया गया था। 2016 के अंदर ये एक्ट पास हुआ था और इस एक्ट का नाम है RPWD, यानी कि फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक है। तो देखो सारे ही जो है इसके अंदर बेसिकली क्वेश्चन क्या है, RPWD एक्ट 2016 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विशेष आवश्यकता वाले बालक का उदाहरण नहीं है? तो इनमें से कोई सा नहीं है, बेसिकली सारे ही RPW एक्ट के अंदर आते हैं, ये सारे ही RPW एक्ट के अंदर आते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फोर्थ। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज़ द राइट आंसर, क्योंकि तीनों ही RPWD एक्ट के अंदर आते हैं। इनमें से ऐसा कोई भी डिसेबिलिटी नहीं है जो कि RPW एक्ट के अंदर ना आती हो, RPWD एक्ट के अंदर नहीं आती हो। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, टेस्टिंग यूज्ड ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन टू एड इन प्लानिंग एंड डायग्नोसिस इज नोन एज। परीक्षण जो अनुदेशन के दौरान योजना बनाने एवं निदान के लिए किया जाता है वो क्या कहलाता है? तो देखो जो बेसिकली प्रोसेस के दौरान जो असेसमेंट होता है, जो मूल्यांकन होता है, ठीक है, प्रोसेस के दौरान, ड्यूरिंग प्रोसेस की बात कर रहा हूँ, उसे कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? फॉर्मेटिव असेसमेंट इज़ द राइट आंसर, ठीक है। आप कह सकते, इसको रचनात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लो एक जो है कुक खाना बना रहा होता है, ठीक है, कुक क्या बना रहा होता है? खाना बना रहा होता है। अब वो खाना बनाते वक्त अपने खाने को चेक करता है। देखो खाना बन रहा है, ड्यूरिंग कुकिंग खाना बन रहा है, तो वो क्या करता है? उस खाने को चखने की कोशिश करता है, उसका टेस्ट जानने की कोशिश करता है कि भाई रेसिपी कैसी बनी है। तो इसे कहेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट। जो ड्यूरिंग प्रोसेस हो उसे फॉर्मेटिव असेसमेंट कहेंगे, और जो इन द एंड हो, ठीक है, लर्निंग के लिए जो बेसिकली मूल्यांकन होता है उसे कहेंगे समेटिव असेसमेंट, ठीक है। क्लियर हो गया आपको? चलते हैं आगे, नेक्स्ट। The teacher said Rekha that she is not allowed to participate in game period as she not completed her homework. इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ, देखो शिक्षक ने रेखा को कहा है कि अपने गृह कार्य नहीं पूरा किया है, आपको खेल की कक्षा से बाधित किया जाता है। यह उदाहरण किसका है? तो बेसिकली टीचर यहाँ पे जो है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दे रहा है, या फिर पनिशमेंट दे रहा है, या फिर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दे रहा है, या टेंजिबल रिवॉर्ड है। टेंजिबल रिवॉर्ड होते हैं स्पर्शनीय पुरस्कार। स्पर्शनीय पुरस्कार का मतलब जैसे पीठ थपथपा दी कि शाबाश बच्चे आगे ऐसे ही करते रहो। तो ये देखो यहाँ तो ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है, टीचर ने एक प्रकार का दंड दिया है, टीचर ने एक प्रकार की पनिशमेंट दी है। तो देखो फोर्थ ऑप्शन तो इसका हो ही नहीं सकता। सकारात्मक पुनर्बलन की बात करें, देखो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट भी नहीं होता, कहीं जैसे कि टॉफ़ी दे दी, या फिर कोई चीज़ मोबाइल ला के दे दिया एज ए पुरस्कार, एज ए रिवॉर्ड, तो यहाँ पे वो चीज़ भी नहीं हुई है। तो इसका देखो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, पनिशमेंट इज़ द राइट आंसर, कि टीचर ने पनिश किया है बच्चे को, ठीक है, उसके काम ना करने की वजह से, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, द एबिलिटी ऑफ क्लासिफिकेशन डेवलप्स एट। देखो अब ये जो क्लासिफिकेशन है कि वर्गीकरण की जो योग्यता का विकास होता है वो किस चरण में होता है? प्याजे के किस चरण में वर्गीकरण का विकास होता है? ठीक है, वर्गीकरण की योग्यता का विकास होता है सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, नन ऑफ अबव। देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड।
कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंदर जो है क्लासिफिकेशन आता है, क्लासिफिकेशन की विशेषताएं आती हैं बच्चे के अंदर। और बेसिकली क्लासिफिकेशन के अलावा जो है डिसेंट्रेशन और लॉजिकल रीजनिंग और आपका जो है सारी जो क्वालिटी हैं, बेसिकली सारी विशेषता हैं, क्लासिफिकेशन सबसे ज़्यादा है कि बच्चा जो है क्लासीफाई कर पाता है चीज़ों को, वर्गीकरण कर पाता है चीज़ों को, ठीक है। और इसके अंदर जैसे कि फॉर एग्जांपल कंजर्वेशन भी इसके अंदर आता है आपका, ठीक है। कंजर्वेशन आपको पता होगा। ये सारे जो वीडियोस जो टॉपिक्स हैं सारे सभी पे मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। आप वीडियोस को देख सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जैसे क्लासिफिकेशन क्या होता है, तो क्लासिफिकेशन को अच्छे से मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो एक छोटा बच्चा है, अब उसको आपने काफ़ी सारी शेप दे दी, आपने स्क्वायर भी दे दिया, रेक्टेंगल भी दे दिया, और आपने जो है ट्रायंगल भी दे दिया, आपने सर्कल भी दे दिया, आपने एलिप्स भी दे दिया, ठीक है। अब अगर आप बच्चे को कहोगे कि भाई बेटा आप इसमें ना बेसिकली जो आपकी जो साइड्स हैं, जो सीधी सीधी लाइन वाले शेप्स हैं, उनको आप जो है सेग्रीगेट करके दिखाओ, क्लासीफाई करके दिखाओ, तो बच्चा जो है इस शेप को, इस शेप को और इस शेप को ना क्लासीफाई कर देगा और इनको अब अलग क्लासीफाई करेगा, ठीक है। तो बच्चे को क्लासिफिकेशन आ गया है, बच्चे को वर्गीकरण की योग्यता आ गई है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है क्लासिफिकेशन का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, विच टाइप ऑफ टीचिंग मटेरियल इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर चाइल्ड विद विजुअल इम्पेयरमेंट। जो दृष्टिबाधित जो बालक होते हैं बेसिकली, तो उनके लिए कौन सी सामग्री जो है उपयोगी होती है, आपको वो चीज़ बतानी है यहाँ पे। वीडियो बेस्ड, विजुअल मटेरियल, टैक्टाइल बेस्ड, नन ऑफ दीज। देखो इसका जो आंसर है बड़ा ही सिंपल आंसर है, अगर आप थोड़ा दिमाग लगा के सोचोगे तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। वीडियो बेस्ड हो नहीं सकता, ठीक है। विजुअल मटेरियल नहीं हो सकता क्योंकि बच्चा जो है दृष्टिबाधित है, ठीक है। बच्चे को जो है विजुअल इम्पेयरमेंट है, वो देख नहीं सकता है, ठीक है, उसको देखने में प्रॉब्लम है। तो वीडियो बेस्ड या विजुअल मटेरियल तो उसके ना के मतलब उसको बिल्कुल भी उपयोगी नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पे जो टैक्टाइल बेस्ड है, टैक्टाइल का मतलब होता है स्पर्शात्मक, तो ऐसे टीचिंग एड आप यूज़ करोगे जिनको स्पर्श करके बच्चा जो है महसूस कर सकता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे टैक्टाइल बेस्ड ऑप्शन राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। मॉडलिंग इज द कॉन्सेप्ट गिवन बाय एल्बर्ट बेंडूरा, वॉटसन, फ्रॉइड, वाइगोत्स्की। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है एल्बर्ट बेंडूरा, ठीक है। एल्बर्ट बेंडूरा इज द राइट आंसर। बेसिकली इन्होंने सोशल ऑब्जर्वेशनल थ्योरी दी थी कि बच्चा जो है ऑब्जर्व करके दूसरों से सीखेगा। जहाँ पे आपने मॉडलिंग नाम का वर्ड भी सुना है, या मॉडलिंग को इमिटेशन भी आप कहते हैं कि बच्चा जो है दूसरों से सीखता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो हमें उनको ना, जैसे एक गेम होता है WWF या WWE, वर्ल्ड वाइड एंटरटेनमेंट, वो बच्चे देखते हैं। छोटे बच्चों को दिखाना नहीं चाहिए वो गेम क्योंकि उसमें फ़ाइट होती है। अब बच्चे जो है दूसरों से सीखते हैं तो वो फाइट करना ही सीखेंगे, ठीक है। तो बच्चे की पर्सनैलिटी पे काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसी थ्योरी इन्होंने दी थी। एल्बर्ट बेंडूरा इनका नाम है। वॉटसन आप सभी जानते हैं कि ये फेमस बिहेवियरिस्ट थे और उन्होंने बिहेवियरिज्म की फील्ड को फेमस किया था अपनी एक बुक लिख के। फ्रॉइड आप सभी जानते हैं। फ्रॉइड के बारे में थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि सिगमंड फ्रॉइड बेसिकली इनको फादर ऑफ साइकोएनालिसिस भी कहा जाता है। और वाइगोत्स्की आप सभी जानते हैं सोशियो कल्चरल थ्योरी इन्होंने दी है, ठीक है। बच्चा जो है दूसरों से सीखेगा। तो ये देखो जितनी भी थ्योरीज़ हैं ये ऑलरेडी एक एक टॉपिक मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। पुरानी प्लेलिस्ट में से निकाल लेना वीडियो, थंबनेल में से पढ़ के या टाइटल में से पढ़ के, और आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ व्यूड द चाइल्ड एज टैबुला रासा ब्लैंक स्टेट। देखो निम्नलिखित में से किसने बच्चे को टैबुला रासा या फिर एक खाली स्टेट माना है। तो ऐसे साइकोलॉजिस्ट का नाम आपको बताना है सॉरी। देखो इसमें फ्रॉइड के बारे में तो मैं आपको बार बार बता चुका हूँ। प्याजे कॉग्निटिव थ्योरी इन्होंने दी थी, संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी बड़ी फेमस थ्योरी है। स्किनर जो हैं ये आपके बिहेवियरिस्ट थे। बेसिकली जॉन लोके इसका राइट आंसर है। इन्होंने बेसिकली जो है बच्चों को टैबुला रासा कहा है। देखो सबसे पहले वॉटसन ने अपनी बुक में लिखा था, वॉटसन ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था बिहेवियरिज्म। उन्होंने एक फेमस टैगलाइन दी थी, एक कोट दिया था कि तुम मुझे जो है खाली दिमाग वाले बच्चे दे दो और मैं जो चाहे उनको बना सकता हूँ। मैं उनको चोर बना सकता हूँ, मैं उनको फेमस डॉक्टर बना सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि खाली दिमाग है। तो वॉटसन ने कहा था कि भाई जो खाली दिमाग के बच्चे हैं उनको मोल्ड करना, उनकी पर्सनैलिटी को बनाना काफ़ी ईजी होता है, ठीक है। और इसी के ही बिल्कुल पैरेलल, इसी के ही अकॉर्डिंग जॉन लोके जो कि एक फेमस फिलोसफर थे, इन्होंने कहा था टैबुला रासा मतलब ब्लैंक स्टेट। बच्चे का जो दिमाग है वो खाली स्टेट की तरह होता है,
ठीक है, स्लेट की तरह होता है, नोट स्टेट, स्लेट की तरह होता है कि आप कुछ भी लिखो वो छप जाता है बच्चे के दिमाग में, वो फिर जन्म जन्मांतर तक जो है उसके साथ पूरे जब तक वो जीता रहता है तब तक वो उसके माइंड में क्लियर रहती है वो बात। तो टैबुला रासा का मतलब होता है खाली स्लेट, बच्चे के दिमाग को खाली स्लेट माना है। और फिलोसफर का नाम क्या है? जॉन लॉक। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी व्यूड कॉग्निटिव डेवलपमेंट एज ए सोशली मेडिटेटेड प्रोसेस। तो निम्नलिखित में से किस सिद्धांत ने संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक मध्यस्थता युक्त क्रिया सोशली मेडिटेटेड प्रोसेस के रूप में देखा है? तो सोशियो कल्चरल थ्योरी, सोशल लर्निंग थ्योरी, साइकोसेक्सुअल थ्योरी, साइन लर्निंग थ्योरी। तो देखो इसका जो राइट आंसर है वो है, सबसे पहले आई थी कॉग्निटिव थ्योरी जिसको बनाया था प्याजे ने, जीन प्याजे ने। और उसके ठीक बाद एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था लेव वाइगोत्स्की, उन्होंने एक थ्योरी बनाई थी सोशियो कल्चरल थ्योरी। और इस थ्योरी का आधार उन्होंने रखा था कि एक बच्चा जो है दूसरों से ही सीख पाएगा, ठीक है, जहाँ पे उन्होंने ZPD, स्कैफोल्डिंग, ये जो है बहुचर्चित टर्म्स को विख्यात किया था। सोशियो कल्चरल थ्योरी उसका नाम था, ठीक है, यानी कि उस सिद्धांत का नाम क्या था? सोशियो कल्चर थ्योरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। बाकी जो है देखो सोशल लर्निंग थ्योरी, और सोशल लर्निंग थ्योरी तो आपकी बंडूरा की थ्योरी है। साइकोसेक्सुअल थ्योरी आपकी एक्चुअली में एरिक एरिक्सन की थ्योरी है, ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ए 3-year-old बॉय सेज द सन इज एंग्री, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। एक 3 साल का बच्चा कहता है कि सन जो है क्रोधित है। ये एग्जाम्पल है एनिमिज्म का, ईगोसेंट्रिज्म का, क्रिटिसिज्म का, या फिर इंस्टीट्यूशन का, अंतर्ज्ञान, ठीक है। तो देखो ये 3 साल का बच्चा है, वो कहता है कि सूरज जो है क्रोधित है, तो ये एग्जाम्पल है एनिमिज्म का। एनिमिज्म क्या होता है? बच्चा जो है अपने ही प्रोस्पेक्टिव में जीता है, अपने ही एनवायरनमेंट में जीता है, ठीक है, उसका एनवायरनमेंट इतना बड़ा नहीं हुआ है, वो अपने ही प्रोस्पेक्टिव को सबसे आगे रखता है, अपनी सेंस को सबसे आगे रखता है। जैसे मान लो उदाहरण के तौर पर आपने बच्चों को खेलते हुए देखा होगा, ठीक है, बच्चे जो हैं खेलते हैं ना, बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाते हैं, तो बच्चे जो हैं बिल्डिंग बनाते रहते हैं, वो सच में ही जानते हैं कि ये बिल्डिंग हमने ही बनाई है, ठीक है, और ये सच में ही एक बिल्डिंग बन रही है। हमारे लिए तो एक नॉर्मल बात है कि बच्चा खेल रहा है, लेकिन बच्चा ये समझता है कि हाँ मैंने ही इस बिल्डिंग को बनाया है, ठीक है। तो इस तरीके से इसे कहते हैं एनिमिज्म। और ईगोसेंट्रिज्म, क्रिटिसिज्म या फिर अंतर्ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है। ये सही जो आंसर है इसका वो है ऑप्शन नंबर 1 एनिमिज्म। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ इंटेलिजेंस एज गिवन बाय गार्डनर। ठीक है, तो गार्डनर के अकॉर्डिंग उन्होंने कौन सी इंटेलिजेंस इनमें से नहीं दी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है एनालिटिकल इंटेलिजेंस, ये उन्होंने नहीं दी है। बाकी म्यूजिकल, स्पाशियल या फिर इंटरपर्सनल इन्होंने दी है। विश्लेषणात्मक बुद्धि इन्होंने नहीं दी है, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। टीच प्रोग्राम इज मोस्टली यूज टू टीच चिल्ड्रन विद। टीच कार्यक्रम अधिकांश किस प्रकार के बालक के शिक्षण के लिए प्रयोग किया जा सकता है? हियरिंग इम्पेयरमेंट, गिफ्टेड स्टूडेंट, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या फिर ऑटिज्म। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑटिज्म, ठीक है। और बेसिकली मैं आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ टीच का। टीच जो है, टीच का फुल फॉर्म होता है टीचर एजुकेशन ऑफ ऑटिज्म चाइल्ड कम्युनिकेशन हैंडीकैप्ड। तो बेसिकली एक ऐसा प्रोग्राम है, ये ऐसा कार्यक्रम है जिसमें जिन बच्चों को कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है, जो कम्युनिकेशन ढंग से कर नहीं पाते हैं, जिनका इंटरेक्शन अच्छे से नहीं हो पाता है दूसरे बच्चों के साथ, तो उन बच्चों के लिए कार्यक्रम है, ठीक है, जहाँ पे बच्चों को बेसिकली टीच किया जाता है। तो ऑटिज्म का मतलब देखो, ऑटिज्म का मतलब क्या है? ऑटिज्म का मतलब ये है कि ये इस प्रकार की डिसेबिलिटी है जिसमें बच्चों को कम्युनिकेशन के इंटरेक्शन की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑटिज्म। और आज का लास्ट का क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडीड मोरल डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। तो इनमें से किसने बच्चों में नैतिक विकास का अध्ययन किया है? कोहलबर्ग ने, पियाजे ने या फिर दोनों ने, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बोथ, ठीक है, कोहलबर्ग और पियाजे दोनों ने ही मिलके मोरल डेवलपमेंट का सिद्धांत बनाया है। सबसे पहले अगर आपको पता होगा तो पियाजे ने मोरल डेवलपमेंट की स्टडी करी थी, उसके बाद जो है कोहलबर्ग ने इस चीज़ को टेक ओवर किया था, ठीक है। तो ये थे दोस्तों ये थे टोटल 15 क्वेश्चन। 2017 का क्वेश्चन पेपर है ये, एचस्टैट का क्वेश्चन पेपर है ये, और पेपर टू है, ठीक है, जहाँ पे मैंने डिस्कस किया है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी, पहले 15 क्वेश्चन, और बाद के जो 15 क्वेश्चन हैं वो आएंगे सेकंड वीडियो में। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।